नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। आज एक के बाद एक अमेरिकी बैंकों के डूबने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या भारतीय बैंकों पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? आइए इस संकट को गहराई से समझते हैं। सारे बैंक एक ही मंत्र पर काम करते हैं। यह मंत्र है बैंक में जमा धनराशि से अधिक लाभ कमाना। इसलिए वे दूसरों को ऋण देते हैं और यही कारण है कि जमा पर ब्याज की तुलना में ऋण पर ब्याज हमेशा अधिक होता है। इसके अंतर से बैंक लाभ कमाता है। बाद में बैंकों ने लाभ कमाने के और तरीके निकाले। इनमें से एक है सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों में निवेश करना, उसी तरह से जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। दूसरा है बॉन्ड में निवेश और बिजनेस डील में मध्यस्थों के रूप में काम करना इत्यादि। जो अमेरिकी बैंक फेल हुए हैं वे भी कुछ इस तरह से ही काम कर रहे थे। फिर सवाल बनता है कि उनमें से कुछ ही बैंक फेल क्यों हुए? फिलहाल लग सकता है कि केवल यही बैंक फेल हुए हैं, लेकिन कई और बैंक भी डूबने की कगार पर है। यह एक बड़ा संकट है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी आ सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। उनका अधिकतर पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में ही जमा था। इनकी जमा राशि 3 साल में 3 गुना से अधिक बढ़कर 2021 में 189 खरब डॉलर तक पहुंच गई थी। अब बैंक ने इस पैसे का क्या किया? और अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने इस पैसे को लॉन्ग टर्म बॉन्ड में निवेश कर दिया। बॉन्ड ऋण देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके तहत उधार दी गई धनराशि पर वार्षिक ब्याज मिलता है और प्रारंभिक राशि तय समय पर वापस कर दी जाती है। सरकार और निजी संस्थाएं बॉन्ड जारी करती हैं और बॉन्ड पूरा होने का समय सामान्यतः 2 से 30 वर्ष के बीच होता है। बॉन्ड पूरा होने तक हर साल जो ब्याज दिया जाता है उसे कूपन दर के रूप में जाना जाता है। यदि एक निवेशक 10 साल के लिए $1000 का नया बॉन्ड खरीदता है जिसकी कूपन दर 4% है, तो वह अगले 10 वर्षों तक $40 कमाएगा और 10वें वर्ष में उसे मूल धनराशि $1000 भी वापस मिल जाएगी। वह बॉन्ड पूरा होने की तिथि या मैच्योरिटी से पहले भी बॉन्ड को दूसरों को बेच सकता है। बॉन्ड बेचना मुश्किल होता है। सरकार और अन्य संस्थाएं अपनी जरूरतों के हिसाब से बॉन्ड जारी करती रहती हैं और हर बार कूपन दर ब्याज दर से अलग होती है। यदि बैंक की जमा दरें पहले से ज्यादा हो तो अगले बैच में जारी होने वाले बॉन्ड की कूपन दर भी अधिक होगी। उदाहरण के लिए इसे 5% मान लेते हैं। अचानक पहले वाले 4% के बॉन्ड निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाएंगे और यह अच्छी कीमत पर नहीं बिकेंगे। यह उल्टा भी हो सकता है। जब जमा राशि पर ब्याज दरें कम होती हैं, तो नए जारी हुए बॉन्ड भी मौजूदा बॉन्ड को आकर्षक बनाने के लिए कम ब्याज देते हैं और बेचने पर इन्हें ज्यादा कीमत मिलती है। जिनके पास भी यह बॉन्ड होते हैं वे बहुत पैसा कमा सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक ने भविष्य में कम ब्याज दरों की उम्मीद से $80 अरब बॉन्ड में निवेश कर दिए। वे आसानी से जमाकर्ताओं को ब्याज दे सकते थे और यदि कुछ ग्राहक अपनी पूरी जमा राशि वापस लेने का फैसला करते तो भी बैंक आसानी से कुछ बॉन्ड बेचकर उनका भुगतान कर सकता था। लेकिन जल्द ही पूरी योजना विफल हो गई। देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। फेडरल रिजर्व ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई बार ब्याज दरें बढ़ा दी। फेडरल रिजर्व हमारे भारतीय रिजर्व बैंक जैसा ही है। सिलिकॉन वैली बैंक के प्रबंधक ने इस संकट की उम्मीद नहीं की थी। बॉन्ड मार्केट की स्थिति बदल गई। नए बॉन्ड पर कूपन दरें बढ़ने लगी, जिससे पुराने बॉन्ड कम आकर्षक हो गए। इस तरह बैंकों को अपने बॉन्ड के मूल्य के रूप में लगभग $15 अरब का नुकसान हुआ। हालांकि वे उन बॉन्डों को अपने पास रखकर एक अनुकूल स्थिति का इंतजार कर सकते थे, लेकिन तभी एक और संकट आ गया। उच्च ब्याज दरों की वजह से स्टार्टअप्स को फंड जुटाने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए उन्होंने बैंक में जमा धनराशि का सहारा लिया और जल्द ही हर कंपनी अपनी जमा राशि का अधिकांश हिस्सा निकालने लगी। सिलिकॉन वैली बैंक को इनका भुगतान करने में मुश्किल आ रही थी। फिर 8 मार्च को बैंक ने अपने पूरे बॉन्ड पोर्टफोलियो को बेचने की घोषणा कर दी। इससे भी बात नहीं बनी। फिर बैंक ने कुछ पूंजी जुटाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी असफलता ही मिली। इन गतिविधियों की वजह से जमाकर्ताओं में अपना पैसा खोने का डर बैठ गया और सभी ने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसी को बैंक रन कहते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया।
यह अमेरिका के इतिहास में फेल होने वाला दूसरा बड़ा बैंक है। Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. With the FDIC now in control, customers can access up to $250,000 on Monday. But as ABC's Jacqueline Lee explains, that's not enough for many companies left struggling to manage their finances. इस तरह का भय अन्य बैंकों तक भी फैल गया। कुछ ही दिनों में सिग्नेचर बैंक भी डूब गया। अमेरिकी डॉलर्स की सहायता से इस संकट से उबरने की तुरंत योजना बनाई गई, लेकिन अब कई क्षेत्रीय बैंक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वेस्टर्न अलायंस, ट्रूइस्ट फाइनेंशियल कॉर्प, कॉमर्शिया, ईस्ट वेस्ट बैंक कॉर्प सभी के शेयर्स गिर रहे हैं। बैंकों के डूबने का प्रभाव जापान तक पहुंच गया है। यहाँ ट्रॉपिक्स बैंक के शेयर भी गिर गए हैं। और तो और इसने स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस बैंक की हालत भी खराब कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या इसका प्रभाव भारत के बैंकों पर भी पड़ेगा? कई भारतीय स्टार्टअप कंपनियों का सिलिकॉन वैली बैंक से संबंध है और उनको लगभग $1 अरब का नुकसान होने का अंदेशा है। तो क्या भारतीय बैंकों पर भी असर पड़ेगा? भारतीय बैंक परंपरागत तरीके से ही पूंजी जमा करने और ऋण देने का काम करते हैं। साथ ही हमारे बैंक शेयर और बॉन्ड समेत अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करते हैं। ऐसा करने से कोई कानून भी रोक नहीं सकता, लेकिन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक नकदी कोष रखने का कानून होता है। उसके अलावा बैंकों के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय बैंक धीरे धीरे लोगों के लिए जरूरी बैंकिंग गतिविधियों से दूर जा रहे हैं। लोगों के जमा खाते सुरक्षित रखने और लोन मुहैया कराने को छोड़कर अब भी निवेश और अधिक मुनाफे की दिशा में बढ़ रहे हैं। If you see the last 2-3 years of the balance sheets of banks, almost 30% of the deposit is being invested in these markets, including the securities. Purpose of nationalization was for collecting deposits, reaching the common man in the interiors, and providing loans, especially for the so-called priority sector, that is agriculture, allied agriculture, the small-scale industries, village artisans, and even the poorest of poor, who had to be given 1% of the total advances at 4% simple rate of interest. If you are going to invest the depositors' money in the securities market or bond market, then you are deviating from the goal which was given. 2008 में बैंक संकट के बाद अमेरिका में इस तरह के संकट से बचने के लिए सख्त कानून बनाए गए थे। इनमें से एक था डॉड फ्रैंक एक्ट, जिसने जोखिमपूर्ण व्यवसाय के तरीकों पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन बाद में ट्रंप के शासनकाल में कई बैंकों को छूट दे दी गई थी। सिलिकॉन वैली बैंक भी उनमें से एक था, जो अब गहरे संकट में है। Look, the bottom line is this. Americans can rest assured that our banking system is safe. Your deposits are safe. Let me also assure you, we will not stop at this. We'll do whatever is needed. भारत में निजी बैंक अधिकतम लाभ कमाने के लिए जोखिमपूर्ण उद्यमों और ऋणों में निवेश कर रहे हैं। यस बैंक जैसे कुछ बैंक इनमें विफल भी हुए हैं। राष्ट्रीय बैंकों की अक्सर इनसे तुलना की जाती है और इनकी जैसा मुनाफा ना कमा पाने के लिए शर्मिंदा भी किया जाता है, लेकिन इनकी देश के लिए सेवाएं भुला दी जाती हैं। Even today, if you see the government schemes, including the Mudra loan, who is giving it? It is mostly the public sector institutions which are giving. The street vendors scheme, almost 97% is given only by the public sector bank. All the other Yojana, Atal Pension Yojana and all, it is only the public sector banks which are taking care of that. So keeping in that mind, the government should once for all put a end to this talk about privatization. लाभ कमाना ही इस नई दुनिया के बैंकों का एकमात्र उद्देश्य है। लाभ को बढ़ाने के लिए बैंक लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वे अपनी शाखाएं बंद कर रहे हैं, आम लोगों को ऋण देना कम कर रहे हैं, बैंकिंग से संबंधित लेन देन के लिए भारी शुल्क लेते हैं और इस तरह के कारनामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। यह भारत में, अमेरिका में और सभी जगह हो रहा है और लोग इसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं।
आज हर देश में आंदोलन उभर रहे हैं। लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार यह पैसा लोगों का ही है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।